हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो आपने देखा कि हमने कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 किया था, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ा था, जिसका मैंने कंप्लीट नहीं कराया था क्योंकि कल तो मैंने बस यही कराया था कि कुछ लोग शासक कैसे बने, क्या हुआ, कितने वर्ण होते हैं, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कल वाली वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ करके छोटा सा एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। तो चलिए फिर मैं इस रिमाइंड करा देती हूँ इसमें। तो लेट्स सी, तो कम से कम 50 वर्षों, लगभग 50 समथिंग 50 ईयर एगो की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या था, चुनाव मतदान के जरिए होते थे। चुनाव जो होता था किसके, मतदान के जरिए होते थे। और इसमें क्या है कि इसमें मेन क्या है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। तो अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि इसमें क्या करते थे कि यज्ञ के दौरान राजा क्या करता था, अपने अश्व को यानी अपने घोड़े को छोड़ देता था। मतलब रेसिंग के लिए वो जाते थे, मतलब दूर दूर तक। और वो ऐसी जगह, मतलब जितनी दूर जाएंगे उतनी उनके क्या है, जगह वो राजा की होती जाएगी, जो उसको बीच में पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद उस घोड़े को बंदी बना लेगा। तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करते हैं, राजा दोनों लड़ाई करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक घोड़ा गया वहाँ तक की ज़मीन जिसका घोड़ा था उसकी हो जाएगी। तो उस घोड़े को छुड़ाने के लिए अगर छूट गया तो ज़मीन उसकी होगी, या नहीं छूटा तो जो बंदी बना रखा है ज़मीन उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या आता कि यज्ञ के दौरान कौन कौन बैठ सकते हैं। तो उनके घर के लोग ही बैठ सकते हैं, रानियाँ, पुत्र, राजा। जो बाहर से आमंत्रित लोग हैं वो बस देख सकते हैं। पंडित इसमें क्या करता था, गंगा जल का छिड़काव करता था राजा के ऊपर, ठीक है। और लोग इसमें क्या करते थे, उपहार लाते थे। और जैसे जैसे अकॉर्डिंग जिस वर्ण के लोग हैं उस अपने अकॉर्डिंग उपहार लाते थे। नेक्स्ट आते हैं वर्ण कौन कौन से हैं। तो ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को, इन तीनों को मेन माना गया है। और इसमें शूद्रों को सबसे छोटा माना गया है। और इसमें क्या करते हैं कि शूद्र लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन तीनों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि जनपद क्या होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी, तो जनपद क्या है, महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होके जनपदों के राजा माने लगे हैं। मतलब महायज्ञ को करने वाले जो राजा थे वो मतलब राजा ना होके क्या हो गए, जनपदों के राजा माने जाने लगे, ठीक है। मतलब जनपद का जो मेन शाब्दिक अर्थ होता है, जन के बसने की जगह होता है, कि जिस जगह बस गए वही क्या है, जन। फॉर एग्जाम्पल हम किसी और गांव के हैं और आके हम दिल्ली में बस गए तो वही क्या हमारा जन हो जाएगा, ठीक है। कि हम जो भी जहाँ जाके बस जाता है उसी को क्या कहते हैं, जनपद, ठीक है। कि जन यानी लोगों का पद बिठा लेना, यानी पैर जमा लेना। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते, मतलब वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि कैसे मवेशियाँ क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। और कौन कौन सी खेती होती थी, धान, जौ, दाल, इन सब की खेती, फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक है। मतलब ये मिट्टी का बर्तन है और क्या, इसी को क्या कहते हैं, धूसर और लाल रंग का हुआ करता था। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, मतलब पहले पुराने जब खुदाई के दौरान उसमें कुछ अलग प्रकार के क्या है, बर्तन मिले, जिसमें चित्रिय धूसर पात्र भी मिला है। चित्रित यानी चित्रों के द्वारा, ये जैसे यहाँ पे पेंट यहाँ दिया हुआ है ना, डायग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है। ये ड्राइंग दी हुई है, ये क्या है, चित्रित धूसर पात्र है, पेंटिंग किया हुआ है यहाँ पे। और ये पेंटिंग किसके अकॉर्डिंग किया है, तो सरल रेखाओं में ज्योमेट्री की आकृतियों के जैसा किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, महाजनपद क्या होता है। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। 2500 साल पहले कुछ जनपद क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगे। मतलब जिसका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बस गई और क्या यहाँ पे मैं जितनी बहुत ज़्यादा अमीर हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, मतलब वो मतलब जनपद क्या है, एक महत्वपूर्ण हो गए, बहुत महत्वपूर्ण हो गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। मतलब जितने महाजनपद है उसकी एक क्या होती थी, राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी,
ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं कि कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि बनाते थे। ठीक है, मतलब चारों तरफ क्या है, ईंट पत्थर वगैरह की ऊंची दीवार बनाई जाती थी, किलेबंदी की जाती थी, चारों तरफ से घेर दिया जाता था और दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होती थी, मतलब और जो है दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी और समृद्धि होती थी। और यहाँ पे जैसे कि हस्तिनापुर यहाँ दिया हुआ था ना, हस्तिनापुर मेरठ के पास क्या है, हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर ये रहा। ठीक है, कहाँ पे है, तो दिल्ली पुराना किला। कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल, यहाँ पे है राज्य तो दिल्ली का पुराना किला, यूपी मेरठ के पास जो भी हस्तिनापुर है वो, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में, इनमें प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे ये सब मवेशी पाले जाते हैं, धान जौ वगैरह की खेती होती है। नेक्स्ट आते हैं हम, समृद्ध और शक्तिशाली का प्रदर्शन भी करते थे और इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र के नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। कहने मतलब कि ये क्या ऊंची ऊंची विशाल दीवारें हैं जिसमें ईंटें वगैरह सबके यूज़ किया जाता था और इसमें सबसे ज़्यादा परिश्रम स्त्री पुरुष, मेल फीमेल चाइल्ड, ये सारे क्या करते थे, बहुत कठिन परिश्रम करके इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे, किलेबंदी करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, किलेबंदी। ठीक है, और ये कहाँ का है, तो देखिए यहाँ पे कि यूपी के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार अवशेष। इसके पास एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। इसका 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है कि कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के होते थे, आहत सिक्के के रूप में होता था। और मतलब भुगतान जो सैलरी वगैरह जो देते थे वो किसके द्वारा दिया जाता था, तो आहत सिक्के के द्वारा है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कर क्या होता था, कर यानी टैक्स को कहते हैं। महाजन पद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, मतलब बहुत बड़े किले बनवाते थे, बड़े बड़े और महाजन पद के। और वो क्या है, बहुत सारी, जब किला बड़ा होगा तो सेना भी बड़ी रखनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। इतने बड़े किले बनने के लिए क्या, सेना भी रखी जाती थी, संसाधन भी चाहिए होते थे पूरी मात्रा में, और ऊपर से क्या है, कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती थी, तो इन सबको रखा जाता था। महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर वे नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब महाजन पद के जो राजा हैं वो क्या है, लोगों के उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, वो कर भी वसूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट कर किस किस चीज़ों पे वसूल करते थे, तो वो देखते हैं। फसलों पे लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ज़्यादातर फसलों पे ही कर लगाया जाता था क्योंकि ज़्यादातर क्या है, कृषक किसान ही होते थे। ठीक है, और उपज का एक छठवां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। कहने का मतलब कि मेरे पास 6 किलो धान है और 6 किलो धान में से मुझे 1 किलो क्या करना, धान किसको देना पड़ता होगा, राजा को देना होता था। यानी 6 किलो कोई चना है तो उसमें से 1 किलो किसको देना है, हमें राजा को। महाजन पद में हमें क्या 1 किलो राजा को देना पड़ता। तो यानी फसलों में एक का छठा हिस्से का एक हिस्सा इनको दिया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, और जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता। जो मतलब बुनकर, लोहार वगैरह इनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे, इतना चीज़ नहीं होता था, तो क्या करते थे, ये सब चीज़ें ना देके वो क्या करते, राजा के पास 1 दिन काम करते थे महीने में। पशुपालकों को जानवरों या उनको उत्पाद रूप में कर देना पड़ता था। जो भी उनका उत्पाद करते थे उसके रूप में उनको क्या करना होता था, कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो भी व्यापारी बिजनेसमैन ने सामान खरीदते बेचते थे उस पर भी क्या करते थे, ये टैक्स देते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो भी आखेटक और संग्राहक है, जो भी जंगल से पेड़ पौधे, जो भी फल फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं, वो जितने भी वस्तुएं प्राप्त होती है वो भी देना पड़ता था। अब देखिए कृषि में कैसे चेंजेस आए। ठीक है, मतलब कैसे चेंजेस आए, कैसे परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे।
पहले हल मतलब हल जो खेत जोतने के लिए आता काम आता है, और उसके अब किसके बनने लगे, लोहे के। मतलब दिन पर दिन परिवर्तन होने लग गया। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब पहले लकड़ी से खेती बाड़ी करी जाती थी, लेकिन अब फाल से, लोहे की फाल से की जाती है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे देशों में दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया था। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण किया। कहने का मतलब आपने गांव में देखा होगा कि मतलब बहुत पहले क्या करते थे, धान का बीज होता था ना, ऐसे खेतों में छिड़क देते थे, उससे मतलब फसलें अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है, पहले अब क्या करते हैं, धान का पहले डाल छिड़कते हैं, जिससे बीज हो जाता है। बीज होने पौधा आने लग जाता है, उन पौधे को लाइन वाइज क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण किया जाता है। पहले पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसको रोपा जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं। मतलब पहले इतना सारे पौधे मर जाते थे, लेकिन अब सारे जीवित होने लगे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा अच्छी होने लगी। कमर तोड़ परिश्रम लगता था पहले, मतलब कमर तोड़ परिश्रम लगता था, लेकिन अब ये काम ज़्यादा दास या दासी या भूमिहीन खेतीहर या मजदूर करते थे। ये ज़्यादातर काम कौन, दास दासी या भूमिहीन खेतीहर। दास दासी यानी आपको पता है राजा के जो भी नौकर वोकर होते थे उनको दास या दासी कहते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। निरीक्षण क्या है, तो देखिए मगध का निरीक्षण कैसे किया हुआ है। मगध का लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। और मतलब जंगलों से क्या है, घर, गाड़ियाँ वगैरह, रथ वगैरह बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बड़े बड़े लौह अयस्क बनाने वाले खदान हैं। मजबूत औजार, हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ठीक है, तो मगध ऐसा राज्य था जहाँ पे सब कुछ उपयोगी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने यह अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज पटना को राजधानी बनाया गया। यानी बिहार को पहले क्या करते थे कि वो आधुनिक राजगीर के कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। अब बाद में क्या हुआ, पाटलिपुत्र में चेंज हो गया। मतलब बिहार की राजधानी पहले मगध थी, मगध के बाद क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद आज करंट में देखा जाए तो उसे पटना की राजधानी बनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरफ सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, मतलब कि तब तो इतना कुछ नहीं था, तो क्या करते थे, पहले क्या किया उन्होंने, जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसने सिपाहियों को इनकार कर दिया, सिपाहियों को मना कर दिया। तो वे इस बात से क्या भयभीत हो गए, यानी डर गए थे। भारत ने शासकों के पास पैदल, यानी वो पैदल ही चलना, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना के साथ वो स्टार्ट कर दिए चलना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वजी। वजी क्या है, तो वजी के बारे में पढ़ते हैं कि मगध के एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, मगध क्या एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वजी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी, और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे जो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे।
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये सब क्या है, वाद विवाद, यानी चर्चा के थ्रू करते थे, बातचीत करते थे। और शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये मिलकर चर्चाएं भी करते थे। मतलब कैसे हमें अपने दुश्मनों से निपटना है, उस पर भी क्या करते थे, ये मिलकर चर्चा करते थे और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ही ये क्या करते थे, अपना फैसला लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं ने हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब इसमें स्त्रियां या दास वगैरह ये सब हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण तथा संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर ये दोनों किससे संबंधित थे, संघ से। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अजातशत्रु और वज्जी संघ क्या था, तो बुद्ध ने मतलब यहाँ पे क्या, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। किससे लिया गया, दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, मतलब बौद्ध की मतलब एक बुक है और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। कब इसे लिखा गया, 2300 साल पहले लिखा गया। इसमें क्या क्या है, तो अजातशत्रु वज्जी संघ या आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तो तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, तो वो उन्नति कैसे करेंगे, तो उनको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से नियम है, तो वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, यानी पूरी रूप से क्या है, चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम कर देंगे, एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, मतलब जो पारंपरिक नियम चल रहे हैं उनका भी क्या करना है, उनको पालन करना है। बड़ों का सम्मान करना है, समर्थक उनकी बातों पे ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। वज्जी के लोग क्या है कि महिलाओं के साथ क्या है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनकी आने जाने का कोई रोक नहीं लगाएंगे। कि मतलब वजी पर क्या है, जो भी संत आ रहे हैं उन पर आने जाने का कोई रोक नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, मतलब इन संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, जब वो जीत गए तो उन्हें क्या किया, गण और संघ पे विजय प्राप्त कर लिया, तो अपने राज्य में उन्होंने क्या किया, ऐड कर लिया। तो यहाँ देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 है और नेक्स्ट हम कल करेंगे चैप्टर नंबर 7। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। और मैंने इन सब के इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जाके आप PDF वगैरह जो भी चाहिए उस पर जाके ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।